कहा जाता है कि अमेरिका के विशाल नेशनल पार्क्स यानी राष्ट्रीय उद्यान और विशाल जंगली इलाकों में कुछ ऐसी संस्थाएं हैं यानी कुछ ऐसे अजीब और रहस्यमयी चीजों के होने का दावा किया गया है जिन्हें कई लोगों ने अनुभव किया है। कहा जाता है कि इन इलाकों में एक खूंखार चीज घूम रही है जिसने अब तक काफी लोगों को अपना शिकार बनाया है। नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट मिस्टर स्ट्रेंज और आज के एपिसोड में हम एक जानलेवा क्रिप्टिड पर यानी एक रहस्यमयी जीव पर नजर डालने वाले हैं। यह अमेरिका के दक्षिणी पूर्व दो राज्यों के बीच की एक जगह है यानी टेनेसी और केंटकी के बीच की एक जगह है जो इन दोनों राज्यों को अलग करती है और इस जगह का नाम है द लैंड बिटवीन द लेक्स, जिसे एलबीएल के रूप में भी जाना जाता है। आज की कहानियां इसी इलाके में हुई कुछ सच्ची घटनाओं पर आधारित है जो कुछ लोगों ने अनुभव की है। और आज की कहानियों में से एक कहानी के एक आई विटनेस जिनका नाम रॉजर है, उनकी इंटरव्यू भी हमें मिली है जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपको ऐसी कहानियां सुनने में दिलचस्पी है तो आप हमारे चैनल मिस्टर स्ट्रेंज हिंदी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हमारे आने वाले एपिसोड्स को आप मिस न कर पाए। हमारे चैनल पर हम ऐसी रहस्यमयी और खौफनाक कहानियां हर बार लेकर आते हैं, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का ये रहस्यमयी एपिसोड हम शुरू करते हैं। आज की हमारी कहानी एलबीएल के राक्षस की कहानी है जिसे द एलबीएल बीस्ट भी कहा जाता है। 1963 में राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने एक वन्यवन भूमि को नाम दिया था यानी एक फॉरेस्ट लैंड को नाम दिया था जिसे रोलिंग फॉरेस्ट लैंड कहा जाता है, जो बार्कले और केंटकी शहर के झीलों को अलग करता है। यह एक संरक्षित जंगल क्षेत्र है जिसमें 300 मील की तटरेखा है यानी झील से लगी हुई जमीन है और 1,70,000 एकड़ का हरा भरा जंगल है। ये क्षेत्र हमेशा हाइकर्स और छुट्टियां मनाने वाले लोगों के बीच काफी लोकप्रिय रहा है। लेकिन कई सालों पहले जब कुछ यूरोपियन सेटलर्स शिकारियों ने पहली बार इन जंगलों की सीमाओं के अंदर जब प्रवेश किया था, तब से इन इलाकों में कुछ अजीब और रहस्यमयी जीवों के होने की खबरें आने लगी जो पेड़ों के बीच रहती है। वो शिकारी कभी कभी जब जंगल से लौटते थे तो कुछ छायादार और अकल्पनीय आकृतियों के साथ उनकी मुठभेड़ होने के वर्णन करते थे जो रहस्यमयी तरीके से चुनौती दिए जाने पर गायब हो जाती थी। इन इलाकों में कुछ अजीब रोशनी के देखे जाने की भी खबरें थी जो आसमान के ऊपर मंडराती थी। जैसे जैसे वहां की मूल आबादी के साथ इन यूरोपियन शिकारियों के संबंध धीरे धीरे सुधरते गए, तब यह स्पष्ट हो गया कि वहां के स्थानीय शॉनी जनजाति ने उन यूरोपियन शिकारियों को जंगल के कुछ क्षेत्रों में जाने से मना कर दिया था क्योंकि वहां के स्थानीय लोगों के अनुसार उन्होंने एक आकार बदलने वाली कुछ रोशनियों के होने का दावा किया था जो जंगल में मंडराती थी। स्थानीय लोगों की माने तो इन रहस्यमयी रोशनियों में रूप बदलने की क्षमता थी। वो जंगली और मांसाहारी जानवर में बदल जाती थी, ऐसा इन स्थानियों ने उन यूरोपियन शिकारियों को बताया था। पर इन कहानियों से विचलित न होकर उन शिकारियों ने उन स्थानीय लोगों की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जल्द ही ये भयानक रूप से स्पष्ट हो गया कि उन स्थानीय लोगों की चेतावनियों में कुछ तो सच्चाई थी। जब एक दिन वो शिकारी जंगल में गश्त लगा रहे थे, तब एक खौफनाक और रहस्यमयी जानवर को उनका पीछा करते हुए उन्होंने देखा। इस जानवर के देखे जाने की खबरें जल्द ही केंटकी और इसकी सीमाओं पर फैलना शुरू हो गई। कहा जाता है कि वो एक भेड़िए जैसी चीज थी जो अपने दोनों पैरों पर लगभग किसी इंसान जैसे खड़ी होती थी।
और जिसकी लंबाई लगभग 7 फीट ऊंची थी। इनके जंगलों में होने की खबरें आग की तरह फैल गई और फिर कई वारदातें इस इलाके में होने लगी। एक दिन इस इलाके के किसान को अपने पशुओं के कटे और फटे हुए शव अपने खेतों में मरकर पड़े हुए मिलने लगे। इन सब के लिए जिम्मेदार उस अनदेखी चीज को लोगों द्वारा एक नाम दिया गया। इसे लोग लुगारू के नाम से जानने लगे। इस भारी भरकम और जानलेवा प्राणी के संबंधित कई गवाहियां आज भी दी जाती है, जो इन एलबीएल यानी लैंड बिटवीन द लेक्स के जंगलों में बसता है। आज भी कई लोग इनके देखे जाने का दावा करते हैं। तो चलिए इस क्षेत्र के कुछ और घटनाओं को सुनते हैं। उन्नीस के वसंत के दौरान मरे स्टेट यूनिवर्सिटी के कुछ पुरुष छात्रों के एक ग्रुप ने इस एलबीएल जंगल की यात्रा करने का फैसला किया। इन लड़कों का यह ग्रुप एक माइक्रोबस लेकर अपनी यात्रा पर निकल पड़े। ये लोग यूएस के रूट 68 पर यात्रा कर रहे थे, जो एग्नेस फेरी ब्रिज के बाहर से गुजरता था। और देखते ही देखते वो आखिरकार द लैंड बिटवीन द लेक्स यानी एलबीएल के उन जंगलों में वो पहुंच गए, जहां एक खुला क्षेत्र और कई सूखे पेड़ पड़े हुए थे। अपनी वैन वहां रोककर और उन पेड़ों की लकड़ियों को इकट्ठा करके उन्होंने वहां पर एक कैंप फायर जलाई और उस ग्रुप ने वहीं पर वैन के बगल में अपना डेरा जमा लिया। वो ग्रुप उस शाम के लिए वहां पर बस गया था और वहां पर बियर पी रहा था और एक दूसरे को कहानियां सुना रहे थे वो लोग। फिर कुछ समय बाद जब सूरज अस्त हो गया, उनके ग्रुप का एक सदस्य खड़ा हो गया और पेशाब करने के लिए अकेले ही उस जंगल के पेड़ों के पीछे चला गया। फिर कई मिनट बाद वो युवक एक स्पष्ट रूप से व्यथित अवस्था में उन पेड़ों के पीछे से बाहर आया। वो किसी चीज से डरा हुआ था। बाहर आकर उसने अपने दोस्तों को बताया कि जब वो पेड़ों के पीछे पेशाब कर रहा था, तब उसने किसी चीज को सूंघते हुए और उसके चारों ओर चक्कर लगाते हुए सुना। उसकी ये बात सुनकर उसके ग्रुप के सभी दोस्त हंसने लगे। उन्हें लगा कि वो मजाक कर रहा है और उन्हें यूं ही डरा रहा है। वो लड़का कहता रहा कि वो सच कह रहा है, पर फिर भी उसकी बात को उसके ग्रुप ने मजाक में टाल दिया और उन छात्रों ने अपनी शाम को जारी रखा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उस ग्रुप के कई और सदस्यों को यह पता चला कि कुछ तो है जो धीरे धीरे उनके कैंप के चारों ओर घूम रहा है और उन पेड़ों के पीछे छुपा हुआ है। एक एक करके वो सब शांत हो गए, क्योंकि उन पेड़ों की शाखाओं के टूटने की आवाज धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, जैसे उन पेड़ों के भीतर कोई तो चक्कर लगा रहा हो। इस अनुभव ने उस पूरे ग्रुप का दिल दहला दिया था। इन शोरों के साथ एक गहरी सूंघने की आवाज थी, जिसमें ग्रुप के 2 लोगों ने बाद में यह दावा किया कि उन्होंने चमकदार लाल आंखों की एक जोड़ी को पेड़ों के पीछे के अंधेरे से बाहर उन्हें घूरते हुए देखा था। अचानक पास में एक गगनभेदी और खौफनाक भेड़िए की चीख उन्हें सुनाई दी, जिसने उन ग्रुप के युवाओं को दहला दिया था। वो ग्रुप के सारे लड़के अपने वैन के अंदर भागे और उन्होंने अपनी वैन स्टार्ट की। लेकिन जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, एक लंबा और गहरा आकार उनकी वैन के पीछे जोर से टकराया। इस टक्कर ने वैन में मौजूद छात्रों को नीचे गिरा दिया। जैसे ही वो वैन को भगा रहे थे और उससे दूर ले जा रहे थे, तभी धातु के खरोंचने और पिसने की आवाज वैन के पीछे से आ रही थी, जैसे कि वैन का पिछला सिरा किसी चीज पर अटक गया हो।
लेकिन वो किसी तरह अपनी वैन को आगे बढ़ाने में कामयाब हो गए और वो सीधे अपने यूनिवर्सिटी के क्षेत्र में वापस चले गए। वैन के बाहर उतरकर जब उन ग्रुप के सदस्यों ने वैन को चेक किया तो वैन के बाहर के हिस्से को कुरेदा हुआ उन्होंने देखा। ये कुछ ऐसा लग रहा था जैसे किसी विशाल पंजों वाली कोई चीज ने वैन को पकड़ रखा था, और जब वो उसकी पकड़ से छूट गया तो उसके नाखूनों के निशान वैन पर छप गए थे। फिर ऐसी ही और कई वारदातें हुई। 5 साल बाद 1978 के जुलाई में जेन थॉमसन नाम की एक 17 वर्षीय लड़की कुछ हफ्ते के लिए ग्रैंड रिवर्स क्षेत्र में रह रही अपनी मौसी के घर रहने चली गई थी। ये ग्रैंड रिवर्स का परिसर कई लंबी ट्रेल्स यानी जंगल के मिट्टी के रास्तों के जंक्शन पर स्थित था, जो पास के एल्बियल जंगल और पड़ोसी केंटकी झील के किनारे से दूर नहीं थे। जेन थॉमसन ने उस क्षेत्र में अपनी गर्मी की छुट्टियों को बिताने का बहुत आनंद लिया, क्योंकि उसे अपने छोटे चचेरे भाई जोई और चचेरी बहन रोंडा के साथ समय बिताने का अवसर मिला था। जब उसकी चाची और चाचा दिन के समय काम पर निकल जाते थे, वो घर के बाहर बैठती थी और उसकी चचेरी बहन रोंडा के साथ खेला करती थी, और उसका चचेरा भाई जोई, जो 13 साल का था, वो आमतौर पर अपनी डर्ट बाइक को जंगल में घुमाने ले जाकर अपना दिन बिताता था। लेकिन एक शाम जब दोनों लड़कियां अपने घर के सामने के बरामदे में खेलते हुए बैठी थी, तभी उन्होंने अपने भाई जोई की बाइक को जंगल के अंदर उनकी ओर तेजी से वापस आते हुए सुना। उन्हें लगभग तुरंत ये एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि जोई अपनी बाइक पर अभी अभी जंगल के अंदर गया था और वो तुरंत तेजी से वापस आ रहा था। बढ़ती आशंका के साथ एक दूसरे की आंखों में देखते हुए वो दोनों बहनें जानती थी कि बाइक के इंजन की आवाज बहुत ज्यादा थी। यह दर्शाता है कि जोई एक खतरनाक स्पीड से अपनी बाइक लेकर आ रहा था। फिर जब आखिरकार पेड़ों के पीछे उन्होंने देखा तो जोई अपनी बाइक पर बैठा हुआ जबरदस्त स्पीड से उनकी तरफ आ रहा था। जब वो नीचे उतरा और लड़कियों के पास आते हुए लंगड़ा कर चलने लगा तो जेन थॉमसन ने देखा कि उसके चचेरे भाई जोई के दाहिने पैर से खून टपक रहा था और उसके चेहरे से आंसू बहने लगे थे। उसकी छोटी चचेरी भाई जोई ने बताया कि जब वो उस जंगल के रास्ते से घर की तरफ आ रहा था, तब अचानक झाड़ियों से एक काली आकृति निकली और उस आकृति ने जोई को पकड़ने की कोशिश की। जब उस अजीब आकृति ने उसका पैर पकड़ा तो अपने दाहिने पैर में तेज पंजे के दर्द को महसूस करते हुए जोई ने तुरंत अपनी बाइक को तेजी से भगाना शुरू कर दिया, और जब उसने बाइक आगे ले जाते हुए पीछे देखा तो उसने अपने हमलावर को उसका पीछा करते हुए देखा, जो अपने 2 पैरों पर पूरी तरह भागकर उसका पीछा कर रहा था। जेन थॉमसन अपनी चचेरी बहन रोंडा को शांत करने की कोशिश कर रही थी, जो खून देखकर स्पष्ट रूप से परेशान हो गई थी, जब अचानक वो सब एक कर्कश और खौफनाक गुर्राहट से चौंक गए, जो कहीं जंगल की अंदर वाली सड़क से आ रही थी। फिर उन्होंने देखा कि एक लंबी आकृति उस जंगल के पेड़ की रेखा से बाहर निकली। उसका दुबला शरीर था, जो जेट ब्लैक रंग के बालों की मोटी परत से ढका हुआ था। उसे अपनी ओर आता हुआ देख उन सब के होश उड़ गए। वो डर से थरथराने लगे। वो बिना वक्त जाया किए अपने घर की ओर भागने लगे। वो खतरनाक प्राणी उनकी ओर कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहा था, और उसके तेज कदमों की आवाज ने घर के किनारे लगे हुए एक सिक्योरिटी लाइट को सक्रिय कर ऑन कर दिया। उस जीव ने तुरंत उस रोशनी की चकाचौंध से अपनी आंखों को बंद कर लिया, जिसके कारण उन बच्चों को सही समय पर घर में भागने और दरवाजा बंद करने का मौका मिला।
कई सेकंड के लिए वो प्राणी उस अंधाधुंध रोशनी से विचलित होकर वहीं पर गतिहीन खड़ा रहा। तभी खिड़कियों के माध्यम से जेन थॉमसन ने उस खूंखार दरिंदे को अच्छी तरह से देखा। जेन ने बताया कि कैसे ये जीव सभी अफवाहों से अलग था जो उसने सुनी थी। उसने सुना हुआ था कि इस क्षेत्र में बिगफुट यानी यति को देखा गया है जो इस क्षेत्र में घूमते थे, लेकिन ये प्राणी जो उसने देखा था वो कुछ और ही था। ये प्राणी किसी कुत्ते या किसी भेड़िए की तरह था जो अपने दोनों पैरों पर किसी इंसान की तरह सीधा खड़ा था। इसकी काली आंखें लगभग अदृश्य थी जो कुछ खोई हुई लग रही थी। इसके बदन के आसपास बड़े पैमाने पर किसी भालू जैसे काले बाल थे। फिर जैसा ही उस खौफनाक चीज ने घर की ओर वापस बढ़ना शुरू किया, जेन ने अपनी बहन और भाई को ऊपर बेडरूम में भागने के लिए कहा। उन्हें ऊपर ले जाने से पहले किचन में एक दराज से जेन ने कई चाकू उठा लिए और वो सभी अगले 1 घंटे के लिए एक बिस्तर के नीचे छुप गए। जब वो वहां छिपे हुए थे तब नीचे की मंजिल पर घर के बाहरी हिस्से के चारों ओर बार बार पीटने और खड़खड़ाने की आवाज उन्होंने सुनी, जिससे वो तीनों काफी खौफ में आ गए। फिर नीचे कांच के टूटने की आवाज आई, जिससे नीचे की खिड़की स्पष्ट रूप से चकनाचूर हो गई थी। लेकिन यह आवाजें तुरंत बंद हो गई क्योंकि अचानक उन्होंने घर के बाहर एक गाड़ी के हॉर्न को सुना। गाड़ी की आवाज सुनकर बच्चों को यकीन हो गया कि जरूर ये उनके मां के गाड़ी की आवाज है और उनकी मां घर आ गई है। फिर कुछ मिनट बाद जेन की चाची ने सामने के दरवाजे से बच्चों को फटकार लगाते हुए कहा कि वो शॉपिंग बैग उठाने में उनकी मदद करने के लिए बाहर क्यों नहीं आए। लेकिन उन बच्चों के खौफ और डर से भरे हुए चेहरों को देखकर जेन की चाची ने उन बच्चों से कहा कि वो जहां है वहीं पर खड़े रहे, और ये कहकर वो घर का निरीक्षण करने घर के बाहर चली गई। बाहर जाकर उन्हें यह पता चला कि उस हमलावर द्वारा किचन की खिड़कियों में से एक को तोड़ दिया गया था। फिर जेन के चाचा भी घर वापस आ गए और जेन ने सारी कहानी उसके चाचा चाची को बताई और उसके चचेरे भाई जोई का जख्म भी उन्हें दिखाया। ये सब देखकर जेन के चाचा ने बच्चों को फिर कभी शाम के बाद जंगल के अंदर ना जाने की हिदायत दी। जेन के अनुसार उसके चाचा और चाची दोनों काफी दहशत में आ गए थे और कुछ सालों बाद जेन के चाचा ने उस घर को बेच दिया और वो हमेशा के लिए वहां से चले गए। हालांकि एक और कहानी है जिसके साथ इस एल्बियल की भूमि का जानवर हमेशा के लिए जुड़ा रहेगा। ये एक भयानक कहानी है और हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि अगर आप आसानी से डर जाते हैं या फिर आसानी से विचलित हो जाते हैं तो आप कृपा करके इस कहानी को ना सुनिए। तो ये कहानी काफी खौफनाक और भयानक है, जिससे कथित तौर पर स्थानीय पुलिस अधिकारियों द्वारा 1982 में लोगों में हड़बड़ी ना मचने से बचने के लिए कवर किया गया था। यानी लोगों से इस बात को सरकार ने छुपाए रखा था। इस घटना में किसी जानवर द्वारा एक पूरे परिवार की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी, जो उस एल्बियल क्षेत्र में कैंपिंग कर रहे थे। उनकी एक मोटर वैन थी जो बिल्कुल किसी घर जैसी थी। एक 13 साल के बच्चे और उसके माता पिता के शव कैंप साइट में और उसके आसपास बुरी तरह से कटे फटे पाए गए थे। उनके जख्म देखकर जाहिर तौर पर यह पाया गया कि बड़े पंजों वाले किसी चीज द्वारा हमला किया गया था। फिर उनकी एक 9 साल की बेटी को भी बाद में खोजा गया था, जो कुछ दूरी पर एक पेड़ की ऊंची शाखाओं में मृत अवस्था में लटकी हुई थी।
इस घटना के कई अलग अलग विश्लेषण हैं जो स्थानीय लोगों द्वारा वर्षों से किए गए हैं, और इसी कारण से इसे कई जानकारों द्वारा बड़े पैमाने पर झूठी कहानी कहा गया था, क्योंकि जो कहानी सामने आई थी उनमें सबूतों की कमी थी। इसलिए इसे केवल एक मनगढ़ंत कहानी बताया गया, पर दरअसल ये कहानी सच साबित हुई, क्योंकि 2020 के दिसंबर में इस घटना का एक स्पष्ट प्रत्यक्षदर्शी, यानी इस घटना का एक आई विटनेस, आखिरकार एक यूट्यूब चैनल से संपर्क करने के लिए आगे आया। उस यूट्यूब चैनल का नाम है क्रिप्टिड स्टडीज इंस्टीट्यूट। इस चैनल को कांटेक्ट करके खुद को रॉजर कहने वाले एक व्यक्ति ने यह दावा किया कि 1982 में उसे एक परिवार द्वारा उनके साथ जंगल में कैंपिंग में जाने के लिए आमंत्रित किया गया था, और उस कैंपिंग की जगह का नाम था द लैंड बिटवीन द लेक्स, यानी वही एलबीएल का क्षेत्र। चैनल के होस्ट की उस आई विटनेस रॉजर के साथ कई प्रारंभिक बातचीतें हुई। चैनल के होस्ट उसकी गवाही से इतने चौंक गए थे कि उन्होंने रॉजर को एक औपचारिक इंटरव्यू के लिए चैनल पर आमंत्रित किया। यह इंटरव्यू आपको देखना है तो हम आपको उसकी लिंक अपने कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे। यह इंटरव्यू इंग्लिश में है तो जरूर देखिएगा दोस्तों। खैर, तो रॉजर की कहानी के बीच और जो कुछ कहानियां फैली थी उनके बीच काफी अंतर है। उदाहरण के तौर पर रॉजर का कहना है कि परिवार के सबसे कम उम्र के सदस्य, जो कि वो छोटी बच्ची थी, उसका शव कैंपिंग से कुछ दूरी पर एक पेड़ पर नहीं मिला था, बल्कि उनके मोटर वैन के अंदर पाया गया था, जहां उसे किसी द्वारा बेरहमी से मारा गया था। इस रॉजर ने कहा कि उस घटना के समय वो एक 15 वर्षीय टीनेज लड़का था, यानी किशोरवयीन लड़का था, जो लैंग्रेज इंडियाना के शहर में रिश्तेदारों के साथ रहता था। उस समय के दौरान उसने एक परिवार से दोस्ती की थी जो हाल ही में उस क्षेत्र में रहने आया था। उस वर्ष के अप्रैल महीने में उस परिवार के पिता लीवाई नाम के एक व्यक्ति द्वारा रॉजर को संपर्क किया गया था, और रॉजर से पूछा गया था कि क्या वो उनके परिवार के साथ एक छोटे से कैंपिंग ट्रिप पर जाना चाहते हैं। तो रॉजर ने अपने रिश्तेदारों से वहां जाने की अनुमति ली, और रॉजर उस परिवार के साथ उनके ब्रांड न्यू हॉलिडे इंपीरियल मोटर होम गाड़ी में बैठकर कैंपिंग ट्रिप पर जाने के लिए तैयार हो गया। वो टेनेसी शहर और केंटकी शहर के बीच कहीं स्थित एक कैंप साइट पर जा रहे थे, जो वही एलबीएल था, यानी द लैंड बिटवीन द लेक्स। लीवाई और उसकी पत्नी डायन को 2 बच्चे थे, 9 वर्षीय कोनी और उसका 13 वर्षीय भाई स्टीफन। दोनों रॉजर के काफी अच्छे दोस्त बन गए थे। 7 अप्रैल की शाम को कैंप साइट पर पहुंचने के बाद उन्हें वहां कोई अन्य वाहन या कोई और लोग मौजूद नहीं दिखे, और फिर कुछ फीट आगे मोटर वैन रोककर वहीं पर वो सारे कैंपिंग करने रुक गए। इस पॉइंट पर दोनों बाप बेटे, यानी लीवाई और उनका बेटा स्टीवन, कैंप फायर जलाने के लिए लकड़ी इकट्ठा करने पास के जंगल में चले गए थे। जब तक वो ऐसा कर रहे थे, परिवार की महिलाएं रात के खाने की तैयारी कर रही मोटर वैन के अंदर ही रुकी हुई थी, और उस समय रॉजर अपने साथ लाई हुई उसकी 410 शॉटगन का उपयोग करके कुछ टीन के डब्बों को निशाना बनाकर अपना वक्त गुजार रहा था। लेकिन जब रॉजर अपने निशाने की प्रैक्टिस कर रहा था, तो उसने अचानक एक गड़बड़ी और शोर शराबे की आवाज सुनी, जो उस मोटर वैन के सामने से आ रही थी। रॉजर मोटर वैन के पिछले दरवाजे से अंदर ड्राइवर सीट के यहां भागते हुए अंदर गया, ये देखने के लिए कि मोटर वैन के आगे आखिर क्या चल रहा है। फिर ड्राइविंग सीट से उसने जो देखा, उससे रॉजर का दिल दहल गया। रॉजर ने बताया कि उस परिवार के बेटे स्टीवन को एक विशाल कुत्ते जैसे जीव ने
अपने हाथों से पकड़ रखा था और वो खौफनाक जीव स्टीवन का गला चबाने के लिए अपना मुंह खोलकर आगे बढ़ रहा था। इस पॉइंट पर स्टीवन के पिता लीवाई अचानक एक 20 गेज शॉटगन के साथ जंगल के अंदर से भागकर आए। लीवाई ने तुरंत प्राणी पर निशाना लगाया और उसे कंधे पर शूट किया। इस गनशॉट के लगने के बाद उस जानवर के हाथों से उनका बेटा स्टीवन नीचे गिर गया, लेकिन चूंकि वो शॉटगन केवल पक्षियों को मारने के लिए थी, उस प्राणी को कुछ खास नुकसान नहीं पहुंचा। फिर उस कुत्ते जैसे प्राणी ने लीवाई की तरफ देखा और उस पर लपक पड़ा। उसने लीवाई को ऊपर उठाया और उसके गले को अपने नुकीले दांतों से वो चबाने लगा, जिससे उस परिवार के पिता लीवाई की जगह पर ही मौत हो गई। इस घटना को देखकर थरथराता हुआ रॉजर तुरंत वहां से भागा और मोटर वैन के साइड के दरवाजे पर चला गया था। रॉजर ने अपने बाईं ओर से उस जानवर को आते हुए देखा और फिर रॉजर ने उसके गन से उसे शूट किया और वो खौफनाक जानवर नीचे गिर गया। और इसी वजह से रॉजर को मोटर वैन के नीचे रेंगने और गाड़ी के नीचे जाकर शाफ्ट के ढांचे में छुपने का अवसर मिला। रॉजर मोटर वैन के नीचे बिना आवाज किए छिपा रहा। फिर कुछ ही क्षणों बाद वो मोटर वैन किसी विशाल खड़खड़ाहट के भार के वजन से नीचे झुक गया। रॉजर को पता था जरूर वो जानवर मोटर वैन के अंदर चला गया है, जहां उस परिवार की महिलाएं थी। और फिर रॉजर ने अपने ऊपर चिल्लाती हुई महिलाओं को सुना और ये सुनकर वो भयभीत हो गया था। उस पूरे परिवार को उन खूंखार जानवरों द्वारा पूरी तरह से मार दिया गया था। उन्हें बेरहमी से काट दिया गया था। रॉजर ने बताया कि वास्तव में वो दो कुत्ते जैसे जीव थे जो उस परिवार पर हमला कर रहे थे। अंत में रॉजर ने उन जानवरों की पीछे हटते हुए भारी कदमों की आहट सुनी। उसे ये यकीन हो गया कि अब ये खौफनाक जानवर वापस जंगल में भाग गए हैं। वो फिर भी डर के मारे गाड़ी के नीचे ही छुपा रहा। इसके बाद के भयानक सन्नाटे में एक अनंत काल की तरह महसूस होने की प्रतीक्षा करने के बाद रॉजर आखिरकार मोटर वैन के नीचे से बाहर आया और मदद की तलाश में मेन रोड की ओर भागा। मेन रोड से गुजरते एक पिकअप ट्रक के ड्राइवर ने रॉजर को सड़क पर देखा। रॉजर ने पूरी घटना उस ट्रक ड्राइवर को बताई। रॉजर की ये कहानी सुनने के बाद वो ट्रक ड्राइवर रॉजर को पास के एक खेत में ले गया और फिर पुलिस को बुलाया। और फिर वो थोड़े समय बाद रॉजर को कैंप साइट में वापस ले गया जहां ये घटना हुई थी। जब वो दोनों वहां पहुंचे तो वहां घटनास्थल पर कई सरकारी अधिकारी और नेशनल गार्ड के सैनिक थे। रॉजर ने उन्हें सारी घटना बताई। उन्होंने देखा कि मोटर वैन के अंदर वो दो महिला पीड़ितों की गर्दन काटी गई थी और उन्हें खाया गया था। सरकारी एजेंटों ने रॉजर की बात सुनी और सिर हिलाया, क्योंकि रॉजर ने बताया कि कैसे उस हमले के दौरान उसने उन प्राणियों से कोई गुर्राहट या भौंकने की आवाज नहीं सुनी। रॉजर ने केवल उन प्राणियों को हांफते हुए सुना। रॉजर ने आगे बताया कि कैसे वो हमलावर किसी कुत्ते की तरह दिखने के बावजूद वो किसी इंसान की तरह चल रहे थे। रॉजर ने मान लिया था कि वो किसी भी तरह के जानवर के विपरीत कोई डॉग सूट पहने हुए कोई पुरुष थे, लेकिन अगर वो इंसान ही थे और वो उन्हें लूटने आए थे तो फिर भी मोटर वैन के अंदर मूल्यवान सब कुछ अभी भी मौजूद था। अधिकारियों को उस मोटर वैन की तिजोरी में लगभग $20,000 पड़े मिले। वो पैसे परिवार ने अपना घर बेचकर जमा किए हुए थे। अगर वो कोई इंसान होते
तो वो जरूर वो पैसे चुराते, पर ऐसा नहीं हुआ था। रॉजर को सीधे पास के हॉपकिंसविल में हवाई अड्डे पर ले जाया गया, जहां उसे तुरंत सीडर रैपिड्स के अपने घर वापस जाने के लिए एक फ्लाइट में बिठाया गया। उसने जो भी देखा था उसे पूरी तरह से स्तब्ध। रॉजर ने अपने परिवार से इसके बारे में बात नहीं की, बल्कि वो ये देखने के लिए न्यूज़ देखता रहा कि वो कहानी जनता के सामने कैसे पेश की जाएगी। लेकिन वो घटना किसी भी न्यूज़ पर नहीं थी और पब्लिक में भी नहीं फैली थी। रॉजर को यकीन हो गया कि सरकारी अफसरों ने इस घटना को जानबूझकर छुपा रखा है, पर यह कई साल तक छिपा नहीं, क्योंकि कई सालों बाद रॉजर ने एक ऑनलाइन वेबसाइट पर इस घटना को प्रसारित होते देखा। प्रसारित होने वाली घटना के अनेक संस्करणों और अफवाहों के बारे में जानने के बाद रॉजर को यह एहसास हुआ कि इसे जरूर जानबूझकर कवर किया गया है। अमेरिका के अधिक जंगली क्षेत्र लंबे और आक्रामक क्रिप्टिड्स की रिपोर्ट के लिए कोई अजनबी नहीं है, जो उनके रास्ते में आने वाले लोगों पर हमला करने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन इनमें से अधिकतर दिखने में वानर जैसे है, जिसे लोग बिगफुट या यति कहते हैं, और कई जीव ऐसे हैं जिन्हें कई गवाहों द्वारा कुत्ते के रूप में वर्णित किया गया है। लेकिन एलबीएल के जानवर यानी द लैंड बिटवीन द लेक्स के वो खौफनाक जीव कुछ हद तक विशिष्ट है। ये माना जाता है कि वो किसी डॉगमैन के बजाय एक खूंखार भेड़िए जैसे दिखते हैं, जो निश्चित रूप से अधिक मानवीय और इंसान जैसे लगते हैं। हालांकि इन जीवों का व्यवहार कहीं अधिक मनुष्यों जैसा दिखाई देता है। उन जीवों में सामान्य इंसानों की तुलना में अधिक समझ और ताकत है। इसने कुछ लोगों को यह विश्वास दिलाया है कि ये जानवर संभवतः मूल अमेरिकी लोक कथाओं का वो स्किन वॉकर है। इस जीव की कहानियों में समानताएं और लोगों के साथ इनकी विभिन्न मुठभेड़ से एक दिलचस्प कहानी बनती है। लेकिन सच्चाई यह है कि इसके अस्तित्व का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं है। पर हमें उन लोगों पर भी शक नहीं करना चाहिए जो मानते हैं कि उन्होंने इस जीव को देखा है। लेकिन जब तक ज्यादा तगड़े सबूत सामने नहीं आते हैं, तब तक ये जीव केवल एक दंत कथा बनकर ही रह जाएंगे। तो दोस्तों, आज की एक खौफनाक एल्बियल बीस्ट की कहानी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, हमने आपको जैसे बताया कि इस कहानी के प्रत्यक्षदर्शी जिनका नाम रॉजर है, उनकी इंटरव्यू एक यूट्यूब चैनल द्वारा ली गई है, और इस इंटरव्यू की लिंक हमने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दी है, तो आप ज़रूर इसे चेक कीजिए। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वो इंटरव्यू इंग्लिश में है। तो चलिए दोस्तों, वक्त होता है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले अगर आपको आज की कहानियाँ पसंद आई तो आप हमारे चैनल मिस्टर स्ट्रेंज हिंदी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों, क्योंकि ऐसी ही खौफनाक और डरावनी कहानियाँ हम हर बार आपके लिए लेकर आते रहेंगे और आपका मनोरंजन ऐसे ही करते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम आपसे मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।